अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आप लोगों का आज टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इंतहाई अहम टॉपिक है। पहले जो कुछ मुझे पता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर हम आपकी किताब पे आएंगे। किताब में क्या लिखा है वो फिर किताब ने जो आपको सिखाया है मजीद उसके ऊपर भी पढ़ लेंगे। पहले हम इसको बहुत बेसिक लेवल पे समझ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड नाम है एसिड, तो ये तो बात क्लियर हो गई, कार्बोजाइलिक एसिड का अमल दखल होगा। अब कार्बोजाइलिक एसिड जिस तरह से न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 1880 बल्कि 1869 मुझे याद पड़ रहा है, नाम मुझे याद नहीं कौन से साइंटिस्ट है वो, फिर जब रिकॉर्डिंग आपकी होगी तो उसमें मैं डाल दूंगा नाम। बहरहाल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में ये डिस्कवर किया था। और डिस्कवर भी कैसे हुआ था? एक्सीडेंटली हुआ था। जितने भी दुनिया में डिस्कवरीज हुई हैं मोस्ट ऑफ देम आपके एक्सीडेंटली हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी एक्सीडेंटली हुई हैं, मोस्ट ऑफ देम एक्सीडेंटली भी हुई हैं। क्यों हुई है? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे ये कुछ बायो की टर्म में पता नहीं क्या रिसर्च कर रहे थे। तो जो हमारी बॉडी में पस पड़ जाती है, कभी आपको दाना निकला होगा उसके अंदर पस पड़ गई होगी, वो अगर आप उसको देखें तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और वो थोड़ा सा अगर टेस्ट कभी किसी का दिल चाहे करने कर ले, खट्टा भी लगेगा, लेकिन क्योंकि गंदा काम है, क्योंकि देखते ही घिन आती है। तो क्या हो रहा था जब ये पस को डिटेल में स्टडी कर रहे थे, वो एक पस तो जाहिर बाय प्रोडक्ट था, तो उस वो जो पस थी उसके अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा फास्फोरस कंटेंट मौजूद है। कभी आपको दाना निकले जिसके अंदर आपके पस पड़ जाए, कभी ऐसा ना हो अल्लाह करे लेकिन हो जाता है, तो आप उसमें अगर किसी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करवाएं तो पता चलेगा फास्फोरस की क्वांटिटी इंतहाई ज्यादा है। अब वहां पर उन्होंने कहा कि ये इसका कोई न्यूक्लियन या न्यूक्लिक ऐसे कोई करके नाम दिया था। ये सब आपकी किताब में नहीं लिखा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ जो मैंने जहां तक पढ़ा है, जितना अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। फिर 20 साल के बाद 1869 प्लस 20 कर लें, 1889 में बाकायदा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर इस पर रिसर्च की, टेस्ट वगैरह करवाया, तो उन्होंने बाद में कहा कि ये इसके अंदर एसिडिक नेचर है। तो ये फिर नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड का। ये बात तो समझ आ गई न्यूक्लिक एसिड कैसे नाम पड़ा। अब न्यूक्लिक एसिड है क्या? न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर 18 बल्कि 1953 आपकी किताब ने दिया हुआ है। 1953 के अंदर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, और एक्स रे डायफ्रैक्शन, ये नाम याद रखना है, एक्स रे डायफ्रैक्शन। एक्स रे डायफ्रैक्शन हम कहते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म XRD। ये क्या करता है? आपके स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। तो अभी फिलहाल आपको इतना इसके ऊपर नहीं जाना है XRD क्या होता है, बस ये याद रखना है एक्स रे के इस्तेमाल से डायफ्रैक्शन आप करवाते हैं, तो इसका नाम ही है एक्स रे डायफ्रैक्शन। तो बहरहाल उसके थ्रू इन्होंने स्ट्रक्चर को एनालाइज किया कि ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब न्यूक्लिक एसिड अगेन वही दोबारा आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स दो हिस्सों में हमने डिवाइड किए थे, पहले को कह रहे थे मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरे को क्या कह रहे थे? माइक्रोमोलिक्यूल। जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो है मैक्रोमोलिक्यूल, एक पॉलीमर है। पिछले टॉपिक में आपको पता है पॉलीमर क्या होता है। और पॉलीमर कैसे बनता है? मोनोमर से बनता है। मोनोमर आपके पास एक छोटा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बना लेते हैं। ये सारे हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं। उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड भी एक आपका मैक्रो मॉलिक्यूल है, और इसका जो माइक्रो मॉलिक्यूल है जिससे ये मिलके बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड आपके पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड भी तीन चीजों से मिलके बनता है। मैं भी आपकी किताब पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, ये सब वो बातें कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में है और जो आपके किताब में कहीं ना कहीं लिखी होंगी। फिर उसको हम किताब से एक दफा देख के पढ़ लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये जो चीजें अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये होपफुली आपकी किताब में नहीं होंगी, नहीं है उसके बगैर समझ नहीं आएगा। बहरहाल आपके पास ये क्या है? आपके पास ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड होता है।
न्यूक्लियोटाइड सबसे छोटा पार्टिकल है। बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक आपको न्यूक्लिक एसिड बना के देते हैं। फिर ये बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलके आपस में और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर मॉलिक्यूल होता है। शुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? इसको हम कहते हैं पेंटाओज शुगर। 5 कार्बन से मिलके बनता है पेंटाओज, इसको सही कर लें पेंटोज। तो आपके पास पेंट का मतलब 5। हमने शुगर मॉलिक्यूल सीखा हुआ है। शुगर का मतलब क्या है? सेक्राइड, मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, जो भी आप कहें। पॉलीसेक्राइड कॉम्प्लेक्स होता है, मोनोसेक्राइड की बात करें। मोनोसेक्राइड भी आपने पढ़ा था कि आपके पास मल्टीपल होते हैं। मेरे ख्याल से 2 से 7 तक पढ़ा था या 2 से 9 तक पढ़ा था, ऐसी कुछ पढ़ा था हमने। जाहिर है 5 कार्बन कैसे होंगे? एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन मिलके ये थोड़ा सा आपका शायद गलत बन गया है, इसको दुरुस्त कर लें। ये आपके 1 2 3 4, ये 4 कार्बन और पांचवा कार्बन यहाँ होता है। 5 कार्बन से मिलके बना है। इसमें कार्बन को अगर आपने करना है प्रॉपर, तो यहाँ पर आप लगा दें लेट सपोज OH। इधर हाइड्रोजन है, इधर भी ऊपर हाइड्रोजन होता है, नीचे OH होता है। यहाँ अगेन हाइड्रोजन, इधर OH और यहाँ पर आपके पास जाहिर है 3 खाली जगह है, तो एक OH और 2 के पास हाइड्रोजन। इसको मैं थोड़ा सा सही साफ सुथरा बनाऊं तो एक नया स्ट्रक्चर सीख लें। ऑक्सीजन, ये जो कोने हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। ये कोने किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन। अब कोनों के पास हाइड्रोजन अगर होगा तो आप कोने वहां पर जितने भी हाइड्रोजन है उसको लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ मेंशन करेंगे किसको? हाइड्रोक्सिल को। बहरहाल अभी क्योंकि आपकी किताब ने ये सिखाया नहीं है, मैं हाइड्रोजन और OH दोनों मेंशन कर रहा हूँ। इधर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका OH है और इधर आपके पास हाइड्रोजन है। इधर आपके पास सिमिलरली हाइड्रोजन होगा, इधर आपके पास OH होगा। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन होगा, इधर OH। और फोर्थ कार्बन के पास भी यहाँ पर उधर कार्बन में 1 2 3 सारे हैं, OH इधर लगा दें। जाहिर है आपके पास इसके पास 1 2 3 और चौथा OH आएगा। और इस कार्बन के साथ आपका 2 हाइड्रोजन और मैं यहाँ पर इसको पूरा ही लिख देता हूँ, CH2OH लिख देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट पे पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको इतना एडवांस लेवल पे आया नहीं है तो मुझे समझाना पड़ेगा। बहरहाल ये आपके पास मैंने जो बनाया है ये सिंपल शुगर बनाया है। अगर याद हो तो हमने ग्लूकोज भी कुछ इस तरह से पढ़ा था। वहाँ 6 कार्बन थे, यहाँ पे 5 कार्बन है। अब यहाँ पर अगर एक जगह पर लेट सपोज मैं नाइट्रोजन बेस लगा दूं। नाइट्रोजन बेस का मतलब क्या है? बेस क्या होती है? हर चीज बनाने के लिए आपको एक उसका फाउंडेशन स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। अब अगर आपने कभी केक बनाया हो तो केक बनाते वक्त सबसे पहले उसकी बेस तैयार की जाती है, फिर उसके ऊपर आप और चीजें लगाते हैं। इसी तरीके से आपने कोई भी काम करना होगा, आप पहले उसकी बेस बिठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को सबसे पहले किताब पढ़ाने से पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई। बेसिक केमिस्ट्री आपकी बेस थी। अगर वो नहीं पढ़ाते तो पूरी बेसिक केमिस्ट्री में हो सकता है आपको ट्रबल होती। तो जो बेस यानी आपकी फाउंडेशन बिठाने का काम है, वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। नाइट्रोजन बेस का मतलब क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके पास नाइट्रोजन होगा। अब आपकी किताब के अंदर कुछ 3 या 4 बताए हुए नाइट्रोजन बेस के अलग अलग नाम, वो आपको समझने हैं, कोशिश करें याद कर लें। अदरवाइज याद नहीं कर रहे तो रट्टा लगा लें। याद और रट्टा एक ही चीज है, लेकिन याद हम समझ के कर रहे होते हैं। मैं अगर आपको समझाने बैठा नाइट्रोजन बेस वाले 4 डिफरेंट जो किताब ने दिए हुए हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उनका स्ट्रक्चर किताब में दिया ही नहीं है आपको पढ़ने के लिए। ये भी आपको नहीं दिया, लेकिन मैं समझाया इसलिए रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा इसको मैं साफ सुथरा बनाना चाहूंगा। ये आपका जो लेट सपोज स्ट्रक्चर बनाया है इसको मैं एक्चुअल बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास आएंगे। इधर पांचवें कार्बन के पास फास्फोरस होगा और इधर पहले कार्बन के पास 3 4 और ये 5।
पांचवें कार्बन के पास फॉस्फोरस होगा और पहले कार्बन के पास नाइट्रोजन बेस होगा। फॉस्फोरस भी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होगा। ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है इसमें ये पार्ट शुगर का था, ये पार्ट आपका नाइट्रोजन बेस्ड कोई मॉलिक्यूल है, और ये पार्ट आपका फॉस्फोरिक एसिड का यानी फॉस्फोरस बेस्ड एक मॉलिक्यूल है। ये सिंपल सा जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। और इस तरह से बहुत सारे अगर न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएं तो वो बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो फॉस्फोरस जो आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन को हटाएगा और इस जगह पर आपका लिंक कर जाएगा। अब इतनी डेप्थ पे नहीं लेके जा रहा क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, अगर होता तो मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता। मैं आपको एक नाइट्रोजन बेस्ड कोई मॉलिक्यूल लेके उसको भी साथ में ड्रॉ कर लेता, लेकिन क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं है तो हम समराइज कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से चीजों को समझ रहे हैं। मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का क्या है? अब यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड ये वर्ड इस्तेमाल किया है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक न्यूक्लियस से रिजेंबल कर रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक, आप इसको कहें न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड जो भी कहें, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली, हम न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपके सेल को बनाने के लिए काम आता है। जो भी सेल है वो इसके बगैर नहीं हो सकता। ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म क्या है? अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा बायो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के थे, उनको तो पता ही नहीं होगा, तो उनको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। आपका सेल क्या है? एक सिंपल सा यूनिट है किसी भी लिविंग बॉडी का। आपकी बॉडी बनती ही सेल से है। आप जब इस दुनिया में नहीं आए थे और आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजना था तो आप सिर्फ एक सेल थे। वो एक सेल फिर मल्टीप्लाई होते गए और आपकी फॉर्मेशन हो गई, आप इंसान के शक्ल में आ गए। सिमिलरली एक प्लांट है, वो जब आप उसका बीज उगाएंगे तो वो अपने सेलुलर लेवल पे ग्रो करेगा, फिर वो छोटा सा बीज बड़ा होते होते एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। और भी कोई जानवर ले लें, जितने भी जानवर या पौधे, एनिमल प्लांट जितने भी हैं, उन सब का बेसिक यूनिट है सेल। उनमें सेल पाया जाता है और उन सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिक यूनिट है हर एनिमल प्लांट का न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड सेल बनाते वक्त भी चाहिए और सेल के अंदर भी चाहिए। सेल के अंदर किस तरह से? आप एक गुब्बारा लें, उसके अंदर आप पानी भर दें, जो आपने पानी गुब्बारे के अंदर भरा है, मैं कह रहा हूँ वो पानी आप टैप वाटर ना भरें, गटर का पानी भर दें। चलें आप साफ सुथरा काम कर लें, टैंक का पानी भर दें उसके अंदर। अब जो आपने उस गुब्बारे के अंदर पानी भरा, क्या सिर्फ वो प्योर H2O है या उसमें और भी दीगर चीजें? और भी दीगर चीजें हैं। अगर आप गटर का पानी लेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज आप नॉर्मल पानी लेते हैं, नॉर्मल पानी भी टैप वाटर लेते हैं, तो टैप वाटर में आपके कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मछलियां भी आ जाती हैं, छोटी छोटी साइज की मछलियां भी कभी कभार आ जाती हैं। तो हमारे पास जो पानी है, क्या वो टोटल प्योर H2O आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारे उस गुब्बारे के अंदर जो आउटर लेयर है रबर की है, रबर की होगी ना, गुब्बारा किसका? रबर का ही बना होता है। उसी तरीके से सेल की अपनी एक आउटर लेयर होती है, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड का अमल दखल है, उसके थ्रू बनता है। उस सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे गुब्बारे के अंदर पानी है, पानी क्या है? लिक्विड है। उस लिक्विड के अंदर दीगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम ओवरऑल एक नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जिस तरह सेल के अंदर होता है, उसी तरीके से गुब्बारे के अंदर आपने पानी भरा था। अब पानी के अंदर अगर मछली आ गई तो ऑर्गेनिक पार्टिकल मौजूद है पानी के अंदर, साथ ही साथ मिनरल्स भी मौजूद हैं। हाँ, अगर आप बारिश का पानी एज इट इज उठा लें और वो भी आप बहुत ऊंचाई पे आसमान में गिरते वक्त पानी भर रहे हो, तब आपको प्योर वाटर मिल जाएगा, लेकिन एटमॉस्फेयर की गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो तब भी आपका वाटर, इवन बारिश हो रही है, इम्प्योर ही रहेगा। तो पॉइंट यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। साइटोप्लाज्म हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है, और जो सेल होता है वो अगर हम ड्रॉ करें
तो इसी तरीके का रैंडम शेप होती है उसकी। उसके आउटर बॉडी होती है, वो थोड़ी सी सॉलिडिफाइड होती है, और उसके अंदर जो इतना भी आपके पास मटेरियल होता है, जितना भी लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों पाए जाते हैं। तो वो होता है साइटोप्लाज्म। उसके अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे, ये मैंने बता दिया। अब दो क्लासिफिकेशन हमने न्यूक्लिक एसिड की कर रखी है। अगेन रिपीटिंग, मैं आपको किताब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको टोटल जो पढ़ा हूँ आज किताब का पढ़ाऊँ ही नहीं, अपनी तरफ से लेक्चर दे दूँ। बहरहाल दो क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन है डीएनए और दूसरी क्लासिफिकेशन है आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या है उसको समझने से पहले इधर आ जाए। मैंने आपको बताया ये पेंटोज है या पेंटाओज, जो भी आप कहें, पेंटोज शुगर है। इसको आप कहते हैं, पेंटोज शुगर को, बल्कि मैं बता देता हूँ, इसको आप कहते हैं राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर भी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर भी होती है। राइबोस शुगर क्या है? अभी जो ये मैंने बनाया हुआ है ये आपके पास है राइबोस। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, राइबोस शुगर। अगर मैं इसमें से डीऑक्सी कर दूं, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन निकालना, डी का मतलब निकालना, ऑक्सी ऑक्सीजन निकालना। अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूं कौन से सेकंड कार्बन में से, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन में से अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूं तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन रह जाएगा। इस साइड पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है। हमने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। हमने मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर दिया। इसको हम कहते हैं, जब ये सेलुलर लेवल पे होता है, म्यूटेशन होना। म्यूटेशन, म्यूटेंट्स का नाम सुना होगा ना, कभी मूवी देखी हो एक्समैन वगैरह ये वाली, तो म्यूटेंट्स होते हैं। इंसान भी आज से 100 साल या 1000 साल पहले देख लें तो उन इंसानों में और आज के इंसानों में बहुत फर्क है। डायनासोर्स का कॉन्सेप्ट आया था, डायनासोर्स कुछ भी नहीं थे, बड़े साइज के जो नॉर्मल जानवर है वही है। जो आपने देखा होगा कार्टून्स में लंबी गर्दन वाला जानवर है, वो क्या है? जिराफ ही तो है। बस क्या हुआ है, जिराफ का अब साइज छोटा हो गया, पहले वो बहुत बड़े हुआ करते थे। उस जमाने में इंसानों की भी हाइट इतनी बड़ी हुआ करती थी, इंसान भी बहुत बड़े बड़े। अब तो मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी मिलेगी? अगर कोई टॉलेस्ट भी हो जाए तो 10 फीट का हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, लेकिन पॉइंट बता रहा हूँ, 10 फीट से ज्यादा बड़ा इंसान तो आप नहीं देख पाएंगे। पुराने जमाने में 100 100 फीट से ज्यादा लोग बड़े हुआ करते थे। पॉइंट यहाँ पर क्या है? हमारे अंदर म्यूटेशन हुई है, चेंजेस हुई हैं। इंसान भी चेंज हुए हैं, जानवर भी चेंज हुए हैं। ये जानवर इंसान जो चेंज हुए हैं सारे के सारे सेलुलर लेवल पे चेंज हुए हैं। तो जो आपकी अपग्रेडेशन हो रही है, जो आपकी चेंजेस हो रही है ऑन सेलुलर लेवल, उसे आप कहते हैं म्यूटेशन होना। वो सेलुलर लेवल पे कोई चीज हो जाएगी चेंज, जेनेटिक्स के साथ इसको हम जोड़ देते हैं। तो बहरहाल अभी हम पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, डीएनए और आरएनए, ये आपकी क्लासिफिकेशन है। आरएनए पहले बना था, उसके बाद डीएनए बना। डीएनए इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए क्या है? राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो ऑक्सी मैंने शायद गलत बोल दिया होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते होंगे। बहरहाल आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एन ए दोनों के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड। आर का मतलब क्या है? राइबो। डी का मतलब क्या है? डी ऑक्सी राइबो। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइबो में क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है। ये जो मैंने लिखा है राइबोज, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होता है। राइबोज, राइबोज में ऑक्सीजन मौजूद होता है। जैसे ही मैं ये ऑक्सीजन हटाऊंगा, डीऑक्सी कर दिया, अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। और आगे वही है राइबो, राइबोज शुगर लिख दें। ठीक है। तो बहरहाल ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इसको मॉडिफाई किया, ऑक्सीजन निकाल दिया, तो अब बन गया ये डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये मॉलिक्यूल डीएनए नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड बना है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल हमने क्या बनाया है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस तीन चीजों से मिलके बनता है? पहला आपके पास शुगर, घेरा। दूसरा आपके पास फॉस्फोरस। तीसरा आपके पास नाइट्रोजन बेस्ड जो भी मॉलिक्यूल्स हैं। इन तीन चीजों से मिलके क्या बनेगा आपका? न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके
मैं एक और यहाँ पर बनाता हूँ एक सिंपल सा न्यूक्लियोटाइड। सेम यही आपके पास है ऑक्सीजन, यहाँ पर एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच, और ये आपका पांचवा इधर आ गया। अब इस पांचवें कार्बन के पास फॉस्फोरस है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब ये फॉस्फोरस इस थर्ड कार्बन के साथ जब लिंक करेगा, इसको कहते हैं फॉस्फोरस या फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, ऐसी कोई नाम है इसका। तो फॉस्फो ईस्टर लिंकेज इसका कहते हैं। दो हैं तो फॉस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज होगा, ईथर लिंकेज होगा, ईथर लिंकेज होगा। ठीक है, ये ईथर लिंकेज है। ईथर हमने क्या पढ़ा था? आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। ईस्टर क्या होता है? आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ आर। ये तो नहीं है, क्या बन रहा है? ये बन रहा है। तो बहरहाल आपके पास इसको फॉस्फो ईथर लिंकेज कहते हैं। माइट भी पॉसिबल मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं अपनी याददाश्त की बुनियाद पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं किताब के मुताबिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। और ना ही ये आपको याद करना है, लेकिन लिख तो लें अपने पास ताकि आपको पता हो कि ये कहते किसको है। एक बॉन्ड जो बना हुआ है ये बनाएगा इस कार्बन के साथ फॉस्फोरस। तो एक जब होगा बॉन्ड फॉस्फो ईथर लिंकेज, जब फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल दो इस तरह के लिंकेज बनाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? फॉस्फो ईथर डाई ईथर, फॉस्फो डाई ईथर लिंकेज। क्लियर है ये? इस तरह के एक लंबी चेन बना ले, बहुत लंबी, 100, 200, 300 जितने चाहे। तो आपके पास इस तरह का जो लिंकेज बनता चला जाएगा, उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये नहीं है जो अभी हम बना रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगर कभी आपने देखा हो, वैसे आपकी किताब में भी बना हुआ है, लेकिन अगर अभी कभी आपने फिल्मों वगैरह में देखा हो, तो आपको दिखा होगा डीएनए का पूरा एक स्ट्रक्चर क्या होता है। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक रफ्सा बना देता हूँ। इस तरीके से ये बना हुआ होता है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, और यहाँ बीच में आपके ये इस तरीके से लिंक हुए हुए होते हैं। ये जो इस तरीके से लिंक हुए हुए हैं, इसको हमने स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ना है, वो भी अभी मैं सिखा रहा हूँ। बहरहाल अगर आपको याद हो, कभी देखी हो स्पाइडरमैन वाली मूवी, तो उसमें क्या होता है? मकड़ी का जो डीएनए है, मैं कहूंगा मकड़ी का जो आरएनए है, क्योंकि आधा निकलता है ना, तो आधा निकल के इंसान के आधे में जुड़ जाता है। तो बहरहाल मकड़ी का डीएनए इंसान के डीएनए में वो कैसे मैच होता है, वो सारी चीजें यही आपको विजुअल दिखाए हुए वहां पे। कभी अगर देखी हो तो पता होगा, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। आप लोग तो बैठ के फिल्में ड्रामे भी पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। बहरहाल वापस आ जाए, डीएनए और आरएनए के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई? न्यूक्लिक एसिड की दो क्लासिफिकेशन है, डीएनए और आरएनए। आरएनए पहले बनता है, बल्कि मैं ये कहूंगा आरएनए पहले बना था और उसको मॉडिफाई करके फिर वो डीएनए बन गया। अब डीएनए खुद आरएनए प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि आरएनए एज अ मैसेंजर एक्ट कर रहा है। मैसेंजर का मतलब क्या है? मैसेज प्रोवाइड करने वाला। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोबाइल के अंदर मैसेज की एप्लीकेशन होती है, व्हाट्सएप क्या है? मैसेंजर ऐप है। मैसेंजर का मतलब क्या है? आप एक जगह बैठे हैं, आपको कोई पैगाम पहुंचाना है दूसरी जगह, आप उसके थ्रू पैगाम पहुंचाएंगे। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर जो पढ़ रहा है बच्चा, उसने अगर कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाना है तो उसको इसके अंदर काम करना है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? मैसेंजर ऐप के थ्रू अपना पैगाम ट्रांसफर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो डीएनए क्या ट्रांसफर कर रहा है? आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, जो आपके जेनेटिक्स में इंफॉर्मेशन आपके सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे मौजूद है, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं या जेनेटिक्स इन्फो कहते हैं, जो भी आप इसको नाम दें। वो हेरिडिटी आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो डीएनए के अंदर स्टोर है, और डीएनए आरएनए के थ्रू वो इंफॉर्मेशन आपकी आगे पहुंचाता है। अदरवाइज, जैसे एक बेसिक सी एग्जांपल दूंगा, हमने एटम के बारे में सीखा था। तमाम एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, सबका मास एक जैसा है, सबके ऊपर चार्ज एक जैसा है, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स का। तमाम के तमाम प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं, तमाम के तमाम न्यूट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनकी तादाद कम ज्यादा होगी तो वो बताएंगे कि एटम में फर्क क्या है। टोटल 118 या 119 आपके एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो उन 118 एलिमेंट्स में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से फर्क है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन सबके पास एक जैसा है।
प्रोटॉन सबके पास एक जैसा है, न्यूट्रॉन सबके पास एक जैसा है। और अगर ये सब एक जैसे हैं तो उसी तरीके से हर सेल के पास भी ये सारे न्यूक्लिक एसिड हैं मौजूद। इन न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, ये इन्फॉर्मेशन डिस्टिंग्विश करती है कि हमने इंसान बनना है, हमने जानवर बनना है। अब जो मैं कहता हूँ आपके अंदर जो जानवर हैं उनको जगाए नहीं, उनको पिंजरे में बंद करके रखें, अंदर के जानवर बाहर आने नहीं चाहिए। वो क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपके सेलुलर लेवल में हो सकता है किसी का खून इंजेक्ट हो गया हो, माइट बी पॉसिबल, और उस खून के अंदर जो सेल में इंफॉर्मेशन हो किसी जानवर की भरी है। तो जब लाइट जाती है और आप लोग दूसरी क्लास में जानवर बन जाते हैं, अकेले कॉमन रूम में बैठे होते हैं और अंदर के कुत्ते बिल्ली चूहे सब जाग रहे होते हैं, क्यों जाग रहे होते हैं? वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ही आपके अंदर है। तो डीएनए क्या कर रहा है? डीएनए बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड ड्राइव होती है, मोबाइल फोन्स के अंदर एसडी कार्ड वगैरह ये सब चीजें लगती हैं, क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोरेज डिवाइस डीएनए है। वो स्टोरेज डिवाइस आपके ट्रांसफर करता है डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को थ्रू आरएनए। ये जो स्टोरेज डिवाइस आपकी डीएनए मौजूद है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स हैं, उनके बालों का कलर लेट सपोज येलो है, तो बच्चों का भी येलो होगा। पेरेंट्स के बालों का कलर रेड है तो रेड ही होगा, ब्लैक है तो ब्लैक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पेरेंट्स के दोनों का कलर लेट सपोज येलो है और बच्चे के जो कलर वो पिंक कलर हो जाए, डिफरेंट कलर नहीं हो सकता। और अगर हो गया, किसी भी वजह से हो गया, तो इसका मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर है। वो जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है उसकी वजह से हमारे अंदर जैसे ये अल्ट्रेशन हुई है, अरे आरएनए से डीएनए कैसे बना? ये आपके ऑक्सीजन हटाया। उसी तरीके से और भी अगर मॉलिक्यूल में कोई अल्ट्रेशन होगी तो उस अल्ट्रेशन को हम म्यूटेशन का वर्ड देते हैं, और सम टाइम्स दैट विल बी नोन एज जेनेटिकल डिसऑर्डर। कुछ के पेरेंट्स बिल्कुल सही होते हैं, बच्चा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई पर्टिकुलर माजूरी हो गई, पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो वो क्या होता है? जेनेटिकल डिसऑर्डर है। पेरेंट्स की हाइट अच्छी खासी बड़ी है, 6-7 फीट के हैं, बच्चा छोटा है, 4-5 फीट का है, ये क्या हुआ? जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया। ये सब कहाँ होता है? जब इंफॉर्मेशन में एरर आ जाए, जब मैसेंजर यानी आरएनए सही से काम ना करे, करप्शन कर दे, मैसेज सही पहुंचाए नहीं जहाँ पहुंचाना था, डिकोड सही से ना करे, ये होता है जेनेटिकल लेवल पे। अब इतनी डेप्थ में ये कैसे होता है वो तो आपकी किताब में नहीं, आपको पढ़ने होगा। तो बहरहाल यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, पहले फिर किताब पे आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अभी बहुत सारी चीजें हो सकता है किताब वाली भी नहीं आपने पढ़नी है। चलें अब आ जाएं अपनी किताब की तरफ। किताब में आपके यही सारी बातें जो पढ़ाई काफी हद तक वही सिमिलर हैं। जो चेंजेस होंगी साथ साथ मैं आपको एलेबरेट करता जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया कि ये सेल के न्यूक्लियाई ऑफ द सेल है बेसिकली, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है। अब मैंने आपको साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। और जो आपका न्यूक्लिक एसिड है दैट इज सिंपली अ मैक्रोमोलिक्यूल, जो आपके पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वही जुमला जो मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा था वही यहाँ पर भी लिखा है। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? ये आपके मोनोमर्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे, पॉलीमराइजेशन होगी। जो ये आपके प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेन है, इट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन सिंपली क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पॉलीमराइजेशन इसको कहते हैं। बहरहाल पॉलीमराइजेशन आगे कभी आपके टॉपिक में हुआ तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या है उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी। इनके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया फॉस्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस्ड है तो नाइट्रोजन पाया जाएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी है, ये सारे मौजूद हैं। तो आपके न्यूक्लिक एसिड के पास यहाँ पर ये सारी चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है रेयरली फॉस्फोरस, इसको जरा दुरुस्त कर लें। रेयरली फॉस्फोरस, यहाँ पर ये जुमला तो हो सकता है कि कम मिकदार में, लेकिन रेयरली नहीं। ठीक है, तो किताब ने आपको बताया है रेयरली फॉस्फोरस, हालांकि न्यूक्लियोटाइड का एक हिस्सा ही फॉस्फेट है। और मैंने शुरू में बताया कि आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर
जब डिस्कवरी हो रही थी, जो पस पड़ जाती है इंसानों के या जानवरों के ऊपर, उसके अंदर फॉस्फोरस की क्वांटिटी ही सबसे ज्यादा थी। तो ये अपने पास करेक्शन कर लें, फॉस्फोरस भी है। ये सारे इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब आपके जो न्यूक्लिक एसिड हैं, जाहिर है हर लिविंग बीइंग के ऊपर, चाहे वो जानवर हो, पौधे हो, कुछ भी हो, एनिमल प्लांट, सबके लिए, उसके लिए न्यूक्लिक एसिड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ज्यादातर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारी बातें एक्सप्लेनेशन में जो लिखी है मैंने बता दिया। न्यूक्लिक एसिड्स आर बाय पॉलीमर्स। बाय पॉलीमर का मतलब क्या है? दो। बाय का मतलब दो डिफरेंट पॉलीमर से मिलके बनते हैं। कैसे मिलके बनते हैं? यही चीज आप उल्टा कर लें। ये जो आपको मैंने बताया है, ये आपके जब एक साथ इकट्ठे होंगे, मैं थोड़ा इसको और डेप्थ में अगर समझा दूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है इसको समझने की तो समझ लें, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। जिसको नहीं समझना उसके लिए जरूरी भी नहीं है, वो रट सकता है। ये जो मॉलिक्यूल मैंने आपको बना के दिया है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो सिंपल है, ऑक्सीजन है, एक दो तीन चार और ये पांच। फॉस्फोरस कार्बन के साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन बेस होगा। बाकी आपके पास ये सारे कार्बन है। अगर मैं यही मॉलिक्यूल इस साइड पे एक ले आऊं, नाइट्रोजन बेस, और फिर आपके पास ये कार्बन है, उसको भी वैसे ही बना देते हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन, एक दो तीन, पांचवें कार्बन के पास फॉस्फोरस। अगर इनके दरमियान डबल बॉन्ड भी हो सकता है, नीचे अगर इसी तरीके से एक और बना दें, ये ऑक्सीजन है, ये डेप्थ थोड़ी सी हो रही है, किताब में नहीं है लेकिन फायदेमंद चीज है। टॉपिक क्लियर हो जाएगा ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो समझने में। ये मॉलिक्यूल जो मैं बना रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल आपके पास न्यूक्लियोटाइड का है, ये याद रखना है। और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलके न्यूक्लिक एसिड बना के देंगे। ये पांचवा कार्बन और इसके साथ फॉस्फोरस। आपके कुछ में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, कुछ में डबल बॉन्ड होते हैं, कुछ में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कहाँ पर कौन सा होता है वो बाद में डायग्राम से समझाऊंगा। अब वापस जुमले पे आ रहा हूँ। आपकी किताब ने जो कहा हुआ है, क्योंकि पॉइंट समझना आना चाहिए, रटने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। बाय पॉलीमर्स। पॉलीमर कब होगा? जब ये फॉस्फोरस इस तीसरे कार्बन के साथ लिंक बना रहा होगा। सिमिलरली ये फॉस्फोरस तीसरे कार्बन के साथ लिंक बना रहा होगा। नंबरिंग आप खुद कर लें, 1 2 3 4 और ऊपर वाला 5 है। सिमिलरली इधर भी आपके 1 यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। बाय का मतलब क्या है? दो। तो ये एक, ये वाला एक और ये वाला दो, बाय हो गए दो पॉलीमर। ये पूरा क्या है? ये चेन क्या है? पॉलीमर ही तो है। अगर इस पूरी वर्टिकल चेन की बात करूं, ये क्या है? पॉलीमर है। अब ये जो वर्टिकल चेन है, इसमें ये वाला हिस्सा, ये बेसिकली आपके जो चलते हैं, दूसरे मार्कर से ही मैं प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है जैसे अभी मैंने बनाया हुआ है। ये जो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर अभी देखा है मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इस तरह स्पाइरल नहीं। कभी आपने गोल वाली सीढ़ियां देखी हैं? कुछ घर होते हैं जिसमें गोल वाली सीढ़ियां होती हैं, वो सीधा ऊपर जा रही होती हैं, वो स्पाइरल होती है। क्या वो आपस में इस तरह से क्रॉस हो रही होती है? इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल है। यहाँ क्योंकि मैं आपको बना के दिखा नहीं सकता स्पाइरल, तो इसको यूं समझ लें, दो मार्कर मैं लेके बना के दिखा रहा हूँ, दोनों के अलग अलग कलर हैं। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ये जो ये वाली लाइन है, इसको मैं रेड से अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो ब्लैक से अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, ब्लैक, ये आपकी लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और वो जो ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है, ये ब्लू से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और बीच में ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपस में इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये स्पाइरल इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी भी बोर्ड पे क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो मैं इतना अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि बोर्ड पे बनती है 2 डायमेंशनल इमेज। ये स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल इमेज, जो कि आपको समझना है। तो बहरहाल आपका ये जो एक लेयर है, इसमें मोस्टली फॉस्फोरस और शुगर होता है। और जो नाइट्रोजन बेस होती है, ये इनके बीच में है। जैसे कभी सीढ़ी देखी हो, सीढ़ी देखी है, ये भी दो स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है, अक्सर आपने घरों में देखा होगा जहाँ पर स्पाइरल स्टेयर्स होती हैं।
और कुछ घर होते हैं जहाँ पर लैडर रखी हुई होती है, जिसको हम नॉर्मली सीढ़ी कहते हैं। तो वो आपकी लैडर जो है उसमें क्या होता है, दो सिंपल से आपके इस तरीके से ये है, और बीच में जाहिर है आप इसको अगर क्लाइंब करेंगे तो बीच में आपकी ये सीढ़ियां होनी चाहिए। ये आपके पास हिस्सा ये रहा, वो वाले मॉलिक्यूल वो वाले पॉलीमर का हिस्सा ये रहा, बाय पॉलीमर हो गए। और बीच में जो लिंक हुआ हुआ है नाइट्रोजन बेस के साथ, वो ये लिंक हुआ हुआ है। अब नाइट्रोजन बेस भी अलग अलग एग्जाम के हैं, चार डिफरेंट टाइप अपनी किताब में देख लें। तो आपके पास चार डिफरेंट टाइप है आपके किताब के अंदर। यहाँ पर डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी यूनिक है, वापस अपनी किताब पे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी किताब में देखें, आपके पास यहाँ पर बेस पेयर अलग अलग कलर के बने हुए हैं। एक आपके पास ग्रीनिश और ब्लूइश कलर का एक कॉम्बिनेशन है। इनके नाम भी आपको दिए हुए हैं, चार जो मैं नाम बताया था नाइट्रोजन बेस के, वो चारों नाम यहाँ पर आपको दिए हुए भी हैं। एडिनिन, दूसरा थाइमीन, तीसरा आपके पास ग्वानीन, और चौथा आपके पास साइटोसाइन। ये चार डिफरेंट जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल हैं। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपकी किताब में ये नहीं बताया, मैं आपको वैसे ही लेक्चर जब होगा तो उसमें डाल दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं फॉर द रेफरेंस डालूंगा, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। बाकी मेन जो अपना देखें स्ट्रक्चर बना हुआ है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन लिखा हुआ है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन यानी कि आपके पास ये शुगर था, ये जो मॉलिक्यूल है ये शुगर का था, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो जाहिर है बैकबोन ये है मेन। और बीच में जो सीढ़ियां टाइप बनी हुई है, ये लिंक कर रहा है नाइट्रोजन बेस आपस में, दो डिफरेंट पॉलीमर्स। होपफुली स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने काफी कोशिश करके आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब अपने वापस किताब या नोट्स पे आ जाएं, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसके हवाले से पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर दो साइंटिस्ट अगेन 1953 में मैंने बताया था उन्होंने दिया था। तो पहले आपकी किताब के ये जो एक्सप्लेनेशन है होपफुली ये समझ आ गई होगी। न्यूक्लिक एसिड आपके बायोपॉलीमर्स होते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बताया हुआ है कि आपके इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं तमाम बायोमोलिक्यूल्स में से। और ये बायोमोलिक्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये डाटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करते हैं। जो भी आपकी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है, हेरिडेटरी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अब्बू या दादा या अपनी की तरफ या उनके एंसेस्टर की तरफ किसी का कद लंबा था, तो अब आपका भी कद लंबा होगा। अगर आपके पेरेंट्स के एंसेस्टर्स में से या आपके पेरेंट्स में से किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है या जेनेटिकल बीमारी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर है, हार्ट पेशेंट कोई है, शुगर है, ये सारी बीमारियां अगर हैं तो ये जेनेटिकली भी आगे प्रोसीड होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके, अल्लाह ना करे किसी के वालिदैन को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में काफी कॉमन है, शुगर है, हार्ट पेशेंट है, अगर किसी के दादा दादी नाना नानी थे तो माइट भी पॉसिबल उनके बच्चों में से, लाजमी नहीं है आपके पेरेंट्स में, तो आपके हो सकता है अंकल या आंट्स किसी में से हो, तो किसी ना किसी को हो सकता है ड्यू टू देयर जेनेटिक्स ये बीमारी विरासत में मिली हो। तो ये आपकी क्या है, विरासत चलती आ रही है। तो विरासत में सिर्फ पैसा नहीं मिलता, घर गाड़ी वगैरह नहीं मिलती, पैसे के अलावा विरासत में बीमारियां भी मिलती हैं। बहरहाल वापस आ जाएं, तो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाटा स्टोर करते हैं और पेरेंट टू चिल्ड्रन ये ट्रांसफर होता है। तभी मैं कहता हूँ कि बेटा अपने आप को जानवर नहीं बनाना है, वरना हो सकता है आगे वाली जनरेशन आने वाली वो जानवर निकलना शुरू हो जाए। तो ऐसा ना हो कि आप अपने अंदर जानवरों वाले टीके लगवाना शुरू कर दें बाद, फिर आप हॉस्पिटल्स में जहाँ इंसानों का इलाज होता है वहां जाने के बजाय जहाँ जानवरों का इलाज होता है पेट हॉस्पिटल्स वहां पर जाएं। तो क्लासरूम्स के अंदर एटलीस्ट इस इदारे के अंदर इंसान बन के रहना है। वापस आ जाएं, बहरहाल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से ही बात हो रही थी कि जितने भी आपके एक सेल है, जब इंसान बनता है दुनिया में आता है तो वो एक सेल से शुरू होता है, और वो एक सेल बढ़ते बढ़ते जाहिर है आपके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, दिमाग है, दिल है, लिवर है, लंग्स हैं, और भी बहुत सारे हाथ पैर सब कुछ चीजें। तो सारी चीजें शुरू में नहीं होती, आप डेवलप करते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको कैसे पता चलता है कि आपने ये इंसानों वाली शक्ल लेनी है, आपने कोई जानवर नहीं बनना, आपने कोई चूहा नहीं बनना, आपने कोई दरख्त नहीं बनना, आपने और कोई दूसरी चीज नहीं बननी। हालांकि जिस तरह एटम के पास इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं, वैसे ही जितने भी सेल्स हैं उन सबके पास इंफॉर्मेशन डिफरेंस होने की वजह से ये डिफरेंस आता है, अदरवाइज सेल सारे एक जैसे।
क्योंकि उनके अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है, हेरिडिटरी से चलती आ रही है। इसलिए इंसान इंसान ही पैदा होगा। बीज उगाएंगे तो इंसान नहीं उगेगा, बीज उगाएंगे तो दरख्त ही उगेगा। ये आपकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड स्टोर करते हैं, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अगला आपके पास कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड का मैं बता चुका हूँ, 3 चीजों से मिलके बनता है। आपके पास यहाँ पर पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर को मैं समझा चुका हूँ डिटेल में। पेंटोज शुगर बेसिकली आपकी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज उसके बाद फिर आप कर लेते हैं। बहरहाल दूसरा आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है, वो यहाँ पर बनाया हुआ है। और तीसरा आपका यहाँ पर नाइट्रोजीनस बेस है, जिसमें से एग्जांपल आपको प्यूरिन और पायरिमाइडीन ये दी हुई है, और 2 एग्जांपल्स आ गई, 4 तो आपकी डायग्राम से मैंने बता दी। बहरहाल आपके यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की टाइप मैं बता चुका हूँ, डीएनए है, आरएनए है। ये आपके न्यूक्लिक एसिड सारे के सारे एनिमल प्लांट सब में पाए जाते हैं, सब कुछ ये आपको मैं ड्यूरिंग लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। डीएनए का स्ट्रक्चर और आगे ये सारी चीजें ऑल दो मैं समझा चुका हूँ, लेकिन ये मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में डिटेल में किताब के हवाले से पढ़ाऊंगा। आज फिलहाल यहाँ पर मैं पॉज कर रहा हूँ लेक्चर को, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसी के आगे से बगैर ये सब दोबारा पढ़ाए इसी के आगे से कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो कुछ भी आज मैंने पढ़ाया और ये जो आगे जो कुछ भी लिखा है इसको आपने पढ़ के आने। नेक्स्ट क्लास में आपका ये स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि मेरा खुद ये ख्याल है कि मैं आपको स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा दूं। बेशक किताब ने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अगर आपको बोर्ड के इम्तिहान की फिक्र है तो बेटा आप उतना ही रट लें जितना किताब ने आपको रटने होगा। मैं आपको रटने के बजाय आपका ही काम आसान कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। अब अगर मैं ये सब नहीं समझाऊं तो क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ आएगा? आप क्या बनाएंगे? सिर्फ 2 लाइनें बनाएंगे, बीच में डंडियां मार देंगे, ये हमारा डीएनए बन गया, ये हमारा आरएनए बन गया। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह के 100,000 एक जैसे मॉलिक्यूल ये एक लाइन बनाएंगे, फॉस्फोरस शुगर बैकबोन जिसको कह रहे थे, ये शुगर फॉस्फोरस बैकबोन जो भी आप कह रहे थे। दूसरा आपके पास जो होगा वो एक ये पूरा पॉलीमर बनाएगा, और बीच में जो डंडियां बनी हुई हैं वो ये डंडियां बनी। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है। तो बहरहाल आप लोगों की किताब ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, मैंने पढ़ा दिया आपको। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको इतनी डेप्थ में ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि और कोई बच्चा, मेरा नहीं ख्याल पूरे कराची में जो भी बोर्ड का एग्जाम देगा, इम्तिहान देगा, वो ये काम कर रहा होगा। तो आपने थोड़ा सा यूनिक काम करना है, कोई मुश्किल नहीं है। बस शर्त क्या है? गलत नहीं करके आना है। ये जो पढ़ाया है इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं पढ़ाया, सब कुछ सही है। आपने इसको सही तरीके से करना है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ जो आपकी किताब ने बताया हुआ है। ये जो आपके 4 डिफरेंट लिखे हुए हैं, ये जो आपके पास, इसके समराइज कर लें। एडी 9, इसको आप अगर ए कह लें, और ये हमेशा लिंक करेगा आपके पास थाइमीन के साथ, इसको आप टी कह लें। और जो आपके पास दूसरा है गुआनीन जी, और आपके पास साइटोसाइन सी, ये हमेशा आपस में लिंक करेंगे। ये लिंक आपस में करेंगे, ए सी के साथ नहीं करेगा, जी के साथ नहीं करेगा, यानी बाकी आपस में नहीं करेंगे। ए और टी जब भी आपस में बनेंगे तो ये आपको डबल बॉन्ड बना के देंगे, ये आपकी किताब में मेरा नहीं ख्याल लिखा हुआ होगा। और जी और सी जब भी बनाएंगे तो आपको ट्रिपल बॉन्ड बना के देंगे। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा समझनी है क्लास के अंदर, वरना किताब तो सबके पास है, पढ़ तो सब सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर भी किसी ना किसी टीचर ने पढ़ा के रखा हुआ होगा, लेकिन ये सारी चीजें जो आपकी किताब में नहीं है, समझने के लिए आपको जरूरी है, तो जाहिर है आपके टीचर्स ही बताएंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं आपका आज का लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं यहीं से आगे पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, और फिर उनके जो यूजेस या सोर्सेज जो भी लिखे वो हम देखेंगे। आज के लेक्चर में यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आप लोगों का पिछला जो टॉपिक चल रहा था उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। दैट वाज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमने जो प्रीवियस क्लास में सीखा, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियाई ऑफ सेल है। इसी के साथ साथ आपने ये भी सीखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मैंने इसकी हिस्ट्री भी बता दी, कैसे डिस्कवर हुआ, फिर बाकी सारी चीजें भी हमने इसमें सीखी प्रीवियस क्लास के अंदर।
जाहिर है वो दोबारा से तो नहीं पढ़ाऊंगा आज, वो आपको कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे से आज पढ़ा रहा हूँ। तो बहरहाल क्लासिफिकेशन पे हम बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन दो होती है न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए और आरएनए। अब जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो मैक्रोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर है। बायोमोलिक्यूल में दो हमने कैटेगरी की थी, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो आपका न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है। और ये पॉलीमर जिस मोनोमर से मिलके बनता है वो मोनोमर यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड भी हमने पढ़ा था, तीन चीजों से मिलके बनता है। न्यूक्लियोटाइड में आपके पास एक शुगर का एलिमेंट होता है, शुगर का सब्सटेंस होता है। ये आपके पास पांच कार्बन होते हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और इधर फिफ्थ कार्बन है। ये आपका फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होता है और फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फोरस अटैच होता है। यहाँ पर अगर मेरे पास हाइड्रोजन होगा तो ये कहलाएगा डी ऑक्सी और राइबोज शुगर। डी ऑक्सी राइबोज, आगे मैं नहीं लिख रहा, मैं बस बता रहा हूँ सिंपल सा, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर वहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये कहलाता है राइबोज शुगर। जो डीएनए है वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए डी ऑक्सी हटा दें सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हटा दें। हमने ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास एक जैसे ये पार्टिकल्स, एक जैसे ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी इसको कहें, ये जब एक चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, तो ये आपका जाहिर है एक साइड ऑफ द डीएनए था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो आपके पास इस तरीके से स्पाइरल है। और फिर आपका ये बीच में जिस तरह सीढ़ी होती है उसके बीच में ये आपके चढ़ने के लिए सपोर्ट दिया होता है, उसी तरीके से ये बॉडी है। इसको आप शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कह रहे थे। सारी डायग्राम हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका डीएनए और आरएनए हमने सीखना है। ये मैंने जो बनाया ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसको काफी तफसीलन हमने सीखा था। ये दो जो आपको बैकबोन नजर आ रहे हैं, दो लाइनें जो नजर आ रही हैं लंबी सी, ये आपके पास मॉलिक्यूल ये वाला है। जब ये दो आपस में अटैच हो जाते हैं तो आपके पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इसी स्ट्रक्चर को आज हमने तफसीलन पढ़ना है किताब के लिहाज से। ऑल दो प्रीवियस क्लास में पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो अब आपकी किताब पे आ रहे हैं, किताब या नोट्स जो भी आपके पास है। आपका डीएनए पहले यहाँ पर दिया हुआ है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो डीएनए जैसे प्रीवियस क्लास में बताया था, 1953 में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एक आपके वॉटसन साहब थे, दूसरा क्रिक साहब थे। इन्होंने आपके 1953 में डीएनए डिस्कवर करके बता दिया था। और डीएनए डिस्कवर तो पहले हो चुका था, इन दोनों ने उसका स्ट्रक्चर बताया था। और ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया था विद द हेल्प ऑफ एक्सआरडी, एक्स रे डायफ्रैक्शन, इसके थ्रू बताया था। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया था इन्होंने। ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था इसको कहते हैं हीलिक्स कंस्ट्रक्शन या हीलिक्स स्ट्रक्चर। हीलिक्स क्या है? वो जो स्पाइरल स्ट्रक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपने कभी सीढ़ियां देखी होंगी जो सर्कुलर होती हैं। आप किसी ऐसे घर में गए होंगे जो अक्सर बैक साइड पे लोग सर्कुलर सीढ़ियां निकाल देते हैं, इमरजेंसी एस्केप में काम आता है, इमरजेंसी एग्जिट में। तो बहरहाल वहां पर जो सर्कुलर सीढ़ियां हैं, सर्कुलर स्टेयर्स हैं, उसे हम कहते हैं स्पाइरल स्टेयर। ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसको हीलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको कल लैडर स्ट्रक्चर भी डिस्कस करवाया था, वो किताब में नहीं है, लेकिन लैडर जिस तरह सीढ़ी नॉर्मल होती है उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसको लैडर स्ट्रक्चर कहते हैं। बहरहाल इन लोगों ने, इन दो साइंटिस्ट ने आपके डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। डीएनए आपका क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए क्या होगा? उसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन नेचुरली शुरू में पहले आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए आपका मॉडिफाई होके बना था। तो जब आप आरएनए से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं तो वो आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म हो जाती है, डीऑक्सीडाइज हो जाता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए उसको कहते हैं। तो बहरहाल दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन आरएनए कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में दिया हुआ, म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन के बाद ये सब हुआ। बहरहाल वापस आ रहे हैं।
तो आपके पास स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ पॉइंट वाइज, वही सारी बातें जो प्रीवियस बता चुका हूँ दोबारा देख रहे हैं। पहला पॉइंट आपको बताया हुआ है इसके अंदर, टू चेन्ड डबल स्ट्रैंडेड, ये जुमला आपके पास क्लियर होना चाहिए। टू चेन्ड का मतलब क्या है? चेन स्ट्रक्चर होगा, दो चेन्स होंगी। अगर मैं यहाँ पर एक और बना दूं कि आपके पास नाइट्रोजन बेस इस तरीके से हमने बनाया था, ये आपके पास एक कार्बन था, ये ऑक्सीजन इधर अटैच था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन, और उसके फिफ्थ कार्बन के पास फॉस्फोरस था, ये शुगर है आपका। तो बहरहाल 1 2 3 4 और फिफ्थ कार्बन। जब इस तरीके की ये चेन लंबी सी आप बना देंगे, नीचे भी ये वाला मॉलिक्यूल है, उसके नीचे भी ये मॉलिक्यूल है, सिमिलरली इधर एक चेन ये है जिसके नीचे ये मॉलिक्यूल चलता आ रहा है, दो चेन्स इधर यहाँ पर मौजूद हैं। दो चेन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो दो चेन्स आपकी ये लंबी सी लाइंस हैं, ये और ये। ठीक है, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जिसको आप कह रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ पर आपके पास एक चेन ये रहा, दूसरी चेन ये रही, तो इसलिए टू चेन डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है? दो तरफ से जकड़ी हुई, अटैच हुई हुई। तो जाहिर है दो तरफ से ही अटैच हुआ हुआ है ना, ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर एंड कर रहा हूँ तो दो तरफ से अटैच हुआ हुआ है। तो ये आपका स्ट्रक्चर टू चेन डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसकी लेंथ अच्छी खासी होती है, कंसिडरेबल। लेंथ का मतलब क्या है? अच्छी खासी लेंथ है। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, ये सारा स्ट्रक्चर हम प्रीवियस क्लास में डिटेल में समझ भी चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। शुगर फॉस्फेट ये आपके जो बेस तीनों मिलके चेन बनाते हैं, यहाँ पर बना भी है। शुगर मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, और नाइट्रोजन बेस है। अब कुछ जगहों पर यहाँ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना होगा, कुछ जगहों पर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होगा। तो ये आपने प्रीवियस क्लास के अंदर सब डिटेल स्टडी कर लिया, अब हम सिर्फ पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो शुगर फॉस्फेट और जो नाइट्रोजन बेस है ये मिल के एक चेन बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह का। थर्ड पॉइंट है, जो बैकबोन ऑफ दिस चेन है ये आपके शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलके बनती है। और मजीद कहा हुआ है टू चेन्स आर जॉइंट बाय बेसिस, ये जो दोनों चेन्स हैं, दोनों चेन्स आपके इस बेस की मदद से अटैच होते हैं। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पॉइंट में बताई हुई जो मैं आपको काफी पहले से डिस्कस करवा चुका हूँ। नेक्स्ट पे आ जाए, फोर्थ पॉइंट। ये जो चेन आपके पास है, दे आर रैप्ड अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स शेप। तो हेलिक्स शेप अभी मैंने बताया कि जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, कभी आपने ऐसा देखा हो अक्सर घरों के अंदर जो लोग अपने डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, स्पाइरल उसमें घूम रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो स्पाइरल आपका कंटिन्यूसली घूमे जा रहा है। वो आपका छोटा हो रहा है या बड़े साइज का हो रहा है। अक्सर बर्थडे पार्टीज के अंदर छोटे बच्चों की जो होते हैं उसमें हम ये डेकोरेशन पीसेस लगा देते हैं। स्पाइरल स्ट्रक्चर, अगर कभी स्क्रू आपने टाइट किया हो किसी जगह का तो उसका स्ट्रक्चर भी स्पाइरल होता है। स्क्रू जब आप टाइट कर रहे हैं तो क्यों आपकी लकड़ी के अंदर या जहां भी स्क्रू आप लगा रहे हैं, कुछ बच्चों के दिमाग का स्क्रू निकला होता है, हम कहते हैं उसको टाइट कर लें। तो स्क्रू अगर टाइट कहीं का भी कर रहे हैं, मेटाफोरिकली मैंने कहा है, दिमाग के अंदर स्क्रू कहाँ से टाइट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी लकड़ी के स्ट्रक्चर में स्क्रू आप डाल के टाइट कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे स्क्रू अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आपको उसको खोलना है तो दूसरी डायरेक्शन में उसको निकाल लें, रिवर्स कर लें। ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है आपस में, एक तो ये टकराए नहीं, और ना ही आपस में जब ये टकराते नहीं है तो ये आराम से जो बॉन्ड है वो बन सकता है। जो नाइट्रोजन बेस बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड भी तो बनाना है। और लॉन्ग चेन जब स्पाइरल फॉर्म में होगी तो और मजीद लॉन्ग हो सकती है, बजाय अगर हम चेन एक सीधी सी बना दें। ये बात क्लियर है? अगर आप फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, कभी भी आप देखेंगे अगर कहीं पे आपको स्क्रू की मदद से काम है तो छोटे से स्क्रू से भी काम हो जाएगा, और अगर उसी छोटे से स्क्रू की जगह बड़ी सी जो कील होती है, अंग्रेजी में उसको नेल कहते हैं, वो बड़ी सी कील भी उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर बोर्ड जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये दीवार में अटैच हुआ हुआ है, ये दीवार में जिस तरीके से लगा हुआ है इसमें कील ठुकी हुई है। कील को लगाने का मकसद ये होता है कि इसकी डेप्थ ज्यादा मिल जाती है।
तो अलग अलग फंक्शन है। वहीं पे जितनी लंबी कील फॉर एग्जांपल है, ये जितने बड़ा मार्कर है ऑलमोस्ट उतनी बड़ी कील होती है। अगर मैं इसके कैप के बराबर इतनी छोटे से स्क्रू के साथ इसको अटैच कर दूं तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा। लेकिन उसमें फिर कारपेंट्री के अंदर मुझे समझाना पड़ेगा कि क्यों हम फिर उसको कील इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रू इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, उसके लॉजिकल रीजंस अलग हैं। हम यहाँ पर अभी उस चीज को नहीं डिस्कस कर रहे, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर हेलिक्स शेप होता है। इसको आप स्पाइरल शेप भी समझ सकते हैं, लेकिन लिखेंगे वही जो आपकी किताब ने कहा है, क्योंकि हेलिक्स शेप सिंपल सा है, याद करना भी मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल इसके स्ट्रक्चर के ऊपर वापस आ रहा हूँ। ये जो चेन है ये आपस में एक दूसरे के दरमियान में रैप्ड हुई हुई है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो डबल हीलिक्स शेप है। डबल हीलिक्स शेप का मतलब क्या है? दो के हिसाब से बात हो रही है। तो ये तो डीएनए का सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। अब आ रहे हैं इसके फंक्शन के ऊपर। आपके पास किताब के अंदर डायग्राम बनी हुई है, नोट्स में भी डायग्राम दी हुई है। डायग्राम साथ साथ आपने समझनी है, क्योंकि बोर्ड पे मैं 3 डायमेंशनल इमेज नहीं बना सकता, उसके लिए फिर आपको अपनी किताब ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर जो आपके इमेज है वो 3 डायमेंशनल मेरे ख्याल से है। बहरहाल वापस आ रहे हैं। पहला पॉइंट आपके फंक्शन का, उसके ऊपर अब बात करें। इनका फंक्शन भी तो है, ये सारे फंक्शन हम ऑल दो पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। मैं सिर्फ आपको किताब के लिहाज से ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। पहला फंक्शन, न्यूक्लियस के अंदर जो आपके सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ स्टोरेज। तो ये परमानेंट स्टोरेज है आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। जितना भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके एंसेस्टर से चलता आ रहा है वो आपके डीएनए के अंदर स्टोर्ड है। डीएनए की मजे की बात यह है कि हर एक इंसान का डीएनए यूनिक है। आपका डीएनए किसी और से मैच बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, लेकिन सिमिलैरिटी हो सकती है आपके पेरेंट्स के साथ। आपके पेरेंट्स का डीएनए और आपका डीएनए अगर एक जगह पर निकाल के उसके प्रिंट किया जाए, सैंपल निकाला जाए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो डीएनए है काफी हद तक सिमिलर है विद योर पेरेंट्स। जाहिर है अगर सिमिलर नहीं होगा तो फिर आप अपने अम्मी अब्बू के बच्चे कैसे कहलाएंगे? डीएनए टेस्ट ही तो एक वाहिद है जिसकी वजह से पता चलता है कि ये आप ही के बच्चे हैं या किसी और के। तो बहरहाल डीएनए सिमिलर होता है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता। आपका डीएनए यूनिक है, आपके बहन भाइयों का डीएनए उनका अपना यूनिक होगा, हालांकि आप ही के बहन भाई हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, मैच नहीं कर रहा होगा, सिमिलैरिटी होगी। वापस आ जाएं। तो बहरहाल आपका डीएनए एक परमानेंट स्टोरेज है, एक साइट है फॉर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जहाँ पर आपका डाटा स्टोर हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वेबसाइट है easylearning.pk, जहाँ पर अक्सर आपको बोला जाता है कि अपने लेक्चर्स जाके पढ़ लें, तो वो एक स्टोरेज साइट है। उस साइट पे जाके आप सारा डाटा निकाल सकते हैं। अब वो जो डाटा आपको चाहिए एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने एक आपको वेबसाइट बना के दे दी, तो उसी तरीके से आपका डीएनए एक डाटा स्टोरेज साइट है जहां पर आपके सेल के अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब किसी भी सेल को कैसे पता चलेगा कि उसने, जब आप इस दुनिया में आ रहे थे, आपकी बॉडी बन रही थी, आप एक सेल से मल्टीपल होते होते आपके अंदर सेल और बने, आपका फिर दिमाग बना, दिल बना, आपके और दीगर ऑर्गन्स बने, हाथ पैर मुंह सब कुछ। तो कैसे पता चला सेल को कि ये वाला सेल है, इसने दिल बनना है, ये वाला सेल है जिसने दिमाग बनना है, इस सेल की जिम्मेदारी है कि इसने आपके कान बनने हैं, इसने आपकी नाक बनना है, ये वाले सेल होंगे जिनकी जिम्मेदारी है कि ये आपके हाथ या पैर बनेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड ही डीएनए में होती है। ठीक है, तभी इसको जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अपने ये सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको याद करना है तो आपने डीएनए के इंजेक्शन लगा रहे हो और ये याद हो जाए। वो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर अपने दिमाग में, जो न्यूरॉन पाथवेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके बनाते हैं, वो एक अलग साइंस है, फिर उस पर कभी और बात करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट भी करता है और स्टोर भी करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है जितने भी आपके जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है सेल की। वही बात जो मैं आपको पहले पॉइंट में बता रहा था वो यहाँ पे दोबारा आपसे कह दी है। थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस कन्वे करता है, यहाँ पर बताया हुआ है कि इट कन्वेज दीज इंस्ट्रक्शन, कि कैसे आपके कुछ पर्टिकुलर सर्टेन प्रोटीन्स डेवलप होंगे
जाहिर है प्रोटीन कहाँ से डेवलप होगा, अमाइनो एसिड से डेवलप होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। प्रोटीन हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो प्रोटीन वाज अ मैक्रोमोलिक्यूल, और वो किससे बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो ये आपके जो न्यूक्लिक एसिड हैं, बेसिकली जो डीएनए है, डीएनए की बात कर रहे हैं, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस देता है अमाइनो एसिड्स को कि वो कहाँ पर कौन सा प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन मतलब क्या है, हमारा जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल प्लांट के जो टिश्यूज हैं, प्रोटीन्स हैं, वो कैसे बनेंगे। अब आपकी बॉडी को कैसे पता कि फॉर एग्जांपल कभी आपको चोट लग गई हाथ में, तो कैसे पता आपकी बॉडी को कि हाथ में चोट लगी है तो हाथ के सेल्स ही रिपेयर होने, ठीक है। अगर आपके नाखून, जाहिर है वो भी डेड सेल्स कहलाते हैं, वो नाखून आपने काट दिए, कैसे पता कि डेड सेल ने नाखून बन के ही निकलना है। ऐसा तो हो सकता है ना, अगर कि आप हाथ फॉर एग्जांपल किसी वजह से काट दें अपना, तो पता चले सेल आपके हाथ की जगह पाँव बना के निकाल दें, फिर आप पैरों की बजाय हाथों से चलना शुरू कर दें। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। या आपको चोट लग जाए कहीं पे, आपका खून निकल जाए, आपने उधर मरहम पट्टी कर दी, पता चला एक हफ्ते के बाद उधर से आपके नई उंगलियां निकलना शुरू हो गई हैं। आपकी बॉडी को पता है कि जहां जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए जो नए सेल्स बनाने, वो कौन से बनाने, वो इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, आपका डीएनए देगा। तो वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये क्या करता है, कन्वे करता है इंस्ट्रक्शंस कि कैसे आपने सर्टेन प्रोटीन्स को फ्रॉम अमाइनो एसिड बिल्ड करना है, और ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है डाटा। तभी इसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, या इसको हम जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर नाम भी बताया, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। तो जो आपके जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, इसको हम जीन्स भी कहते हैं। तो ये वर्ड आपने कहीं ना कभी सुने हुए, जीन्स आपके, जाहिर है हर इंसान के मुख्तलिफ हो सकते हैं। हो सकता है कुछ का जेनेटिकल कोड ऑफ लाइफ ऐसा हो कि उसके बालों का कलर, मैंने लास्ट एग्जांपल दी थी वही देता हूँ, उसके बालों का कलर लेट सपोज रेड है, ये जेनेटिकल कोड है, जीन्स है उसके। बहुत सारे जैसे एशियंस जितने भी हैं, मेजोरिटी के बालों का कलर ब्लैक होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बालों का कलर सफेद होता है, येलो होता है, डिफरेंट कलर्स है। तो वो कैसे होगा, क्योंकि उनके अंदर जीन्स, उनके जो जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ है उसके अंदर ये डाटा स्टोर्ड है। तो बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट पे अब आ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट। बहरहाल यहाँ पर आपको वही बातें सारी बताई हुई है जो मैं अब तक बता चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट आपसे कहा है कि ये डिसाइड करेंगे वेदर अ सेल इज अ नर्व सेल, नर्व यानी आपके नर्वस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है वो सेल, या वो सेल आपके मसल सेल है, कहीं पे आपके मसल ग्रो करने, तो वो मसल सेल है। मसल के अलावा आपके कोई ऑर्गन है, उसका भी सेल हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये डिसाइड करना होता है आपके डीएनए ने कि उसने इंसान वाला सेल बनाना है, जानवरों वाला सेल बनाना है, पौधों वाला सेल बनाना है। सेल तो सेल है, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो एक जैसा होगा। उस इलेक्ट्रॉन की तादाद, उस प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद डिस्टिंग्विश कर रही है कोई भी एटम दूसरे से। तो आपके सेल बताएंगे, सेल के अंदर जो डाटा होगा वो बताएंगे कि आपके अंदर सेल जो है वो इंसानों वाला है, जानवरों वाला है, पेड़ पौधों वाला है, कौन सा है। तो कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, अब तो काफी कम हो गए ऐसे बच्चे, लेकिन कुछ फिर भी होते हैं, मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर कोई बीमारी आ जाए, कहीं चोट लग जाए, तो नए सेल जो जनरेट होते हैं वो जानवरों वाले हो जाते हैं। ऑल्दो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अंदर के जानवर जब जागते हैं तो बेसिकली आपके अंदर के सेल ये चेंज हो जाते हैं। ऐसा वैसे होता नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ, कोई इसको लिटरल ना ले। बहरहाल वापस आ जाए, फिफ्थ पॉइंट पे बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट तक मैंने सारा बता दिया है। फिफ्थ पॉइंट आपका कह रहे हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन जितनी भी हो रही है, प्रोटीन फॉर्मेशन जितने भी आपके न्यू सेल्स में होंगे, ये डिटरमाइन करेंगे आपका नाइट्रोजीनियस बेस। ये जो आपका नाइट्रोजीनियस बेस है डीएनए के अंदर, ये किसी भी नए सेल में डिटरमाइन करेगा प्रोटीन को, जो प्रोटीन बनना है। अब अगर आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन बनना है, तो एक इंसान के अंदर भी प्रोटीन बनता है, प्लांट्स में भी बनता है, एनिमल्स में भी बनता है। उन सब के अंदर जो फर्क होगा वो नए सेल जो भी होंगे जिसमें प्रोटीन बन रहा है वो इसकी वजह से पता चलेगा। नेक्स्ट पे आ जाएं, फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। सिक्स पॉइंट पे आ रहे हैं, जो पर्पस ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर है।
ये जो आपके डीएनए में स्ट्रक्चर इस तरह का डबल हेलिक्स बना हुआ है, इसका जो मेन पर्पस है वो बेसिकली इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर जनरेट ना हो। अगर डिसऑर्डर जनरेट होता है तो मोस्टली वो आरएनए की वजह से होता है, डीएनए की वजह से नहीं होता। तो जो आपके अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर जनरेट हो गया है किसी की बॉडी में, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर आपका ज़ाहिर डीएनए ये जो स्ट्रक्चर है ये मेक श्योर करता है कि डिसऑर्डर ना हो। होगा तो आरएनए की वजह से हो सकता है और होता भी है। दोबारा पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो पर्पस ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कंस्ट्रक्शन है इज टू मेक श्योर देयर इज नो डिसऑर्डर। और इसी से ताल्लुक रखते हुए सेवन पॉइंट है जो मैंने अभी पहले बता दिए कि डीएनए आपके अंदर जीन्स रखता है। जीन्स क्या है? जेनेटिकल कोड ऑफ लाइफ। तो आपके डीएनए के अंदर जाहिर है आपका जीन्स है, आपका डाटा स्टोर्ड है, और ये जीन्स आपका जाहिर है एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अब आरएनए के थ्रू जब चीज कोई एक डाटा जब कोई एक डाटा आपका ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक बच्चे को कोई एक बात बोलूं और वो बात उसको सही से समझ ना आए, या चले समझ आ गई और उसने दूसरे को जाके बताना है और दूसरे को सही से वो समझा ना सके, तो माइट ही पॉसिबल मैंने जो बात बोली होगी और जिसको उसने जाके दूसरी मेरी बात बताई होगी, देर इज अ चांस कि वो उसके अंदर कोई कम ज्यादा बात को कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से कहता हूँ, या चलें आपकी अम्मी आपसे कहती हैं बाजार से सौदा लाना है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आपको एक लिस्ट के बगैर बोल दिया हो कि ये सब लेके आना है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप उसमें से कुछ चीजें कम ले आए हो और बाद में घर आके डांट पड़ी हो? कभी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप भूल जाते हैं। उसी तरीके से ऐसा कुछ केसेस में हो जाता है, मेजोरिटी टाइम नहीं होता, कुछ केसेस में हो जाता है। तभी आप अपनी अम्मी से कहते हैं कि हर बार तो सही सौदा लेके आता हूँ, इस दफा एक आध चीज भूल गया तो कोई मसला थोड़ी, दोबारा चले जाऊंगा। तो आपका हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब डीएनए ट्रांसफर करेगा डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर, देयर माइट बी अ चांस कि आपके डीएनए जब ट्रांसफर कर रहा है थ्रू आरएनए, आरएनए के साथ जब वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें कुछ मिसहैप हो जाए, जिसकी वजह से जेनेटिकल डिसऑर्डर जनरेट होता है। वही बात है इधर बताएंगे इस पॉइंट में। तो यहाँ पर आपको ये कहा हुआ है कि डीएनए अपने अंदर जीन्स रखता है, और ये आपके जीन्स रेगुलेट करते हैं आरएनए की प्रोडक्शन को, कि कब कितना आरएनए आपकी बॉडी में चाहिए, उसको रेगुलेट करते हैं। और जो एरर्स आते हैं जीन के अंदर वो इस वजह से आते हैं बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आरएनए जो कि इसने प्रोड्यूस करना है। ये सारी बातें यहाँ पर ऐसी लिखी हुई जो मैंने बताई। तो कभी अगर गलत आरएनए प्रोड्यूस हो गया डीएनए के थ्रू, तो जाहिर है उसके अंदर जो जीन्स का डाटा होगा वो गलत ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि आपके नेचुरली 5 उंगलियां होती हैं, छठी उंगली भी आ गई, या 5 उंगलियां होती हैं, 4 उंगलियां आ गई हैं, डाटा मिस इंटरप्रेट हो गया। तो ये कुछ आपके पास एरर्स आ जाते हैं। बहरहाल आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इट मेक्स डिफेक्टिव प्रोटीन, और जिसकी वजह से आपके ज़ाहिर जीन्स के अंदर अल्टरेशन हो जाती है। डिफेक्टिव प्रोटीन होगा तभी तो एक उंगली कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, डिफेक्ट है ना ये। अब उस डिफेक्ट को हम क्यों डिफेक्ट कह रहे हैं? क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा। ऑल दो हो सकता है किसी की जिंदगी पे कोई असर ना पड़ रहा हो एक छठी उंगली इजाफी करने से, हो सकता है उसको फायदा हो, हाथ की ग्रिप अच्छी हो जाती हो, जो भी आगे हैं वो एक, लेकिन बहरहाल नॉर्मल केस नहीं है। तो नॉर्मल केसेस जो नहीं है वो इस वजह से होते हैं। बहरहाल जेनेटिक डिसऑर्डर आपके पास ये जितने भी कॉज हो रहे हैं ये आपके दीगर बीमारियां भी बन सकती हैं। एलिमेंट हम कहते हैं इलनेस को, कॉजेज ऑफ इलनेस को। तो जीन्स वगैरह जितने भी आपके खराब हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द आरएनए। डीएनए अपना काम सही कर रहा है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो आपका डिसऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन डीएनए क्योंकि आरएनए प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उस प्रोडक्शन ऑफ आरएनए में डाटा ट्रांसफर में गलती हो जाती है। तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर और फंक्शन का टॉपिक था आरएनए का, सॉरी डीएनए का। अब इसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आरएनए, लेकिन पहले अगर डीएनए तक किसी को कोई कंफ्यूजन है
तो पहले डिस्कस कर लें। चलें अब आ जाएं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आरएनए। डीएनए तो क्लियर हो गया। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दूं तो ये आपका जो शुगर बनेगा दैट विल बी राइबोज शुगर। ऑक्सीजन लगा दें तो अब ये जो राइबोज शुगर आपका बना है ये सिर्फ एक चेन होती है, दूसरी नहीं होती, एक चेन होती है। और ये एक चेन आपकी इस तरीके से हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। पीछे डीएनए में डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर था, आरएनए में सिंगल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आरएनए आपके पास एक इस तरीके से बना दे, हीलिक्स का मतलब स्पाइरल होगा, इसके अंदर भी इसी तरीके से कांटे निकले हुए होंगे आपके, इसको कांटे अगर बोलना चाह रहे हैं तो बहरहाल आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी तरीके का होगा, हीलिक्स होगा, स्पाइरल होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है? यहाँ पर बैकबोन एक है, सिंगल बॉडी है, यहाँ दो बैकबोन थी, शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपके पास इधर दो आ रही थी, यहाँ एक आ रही है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर अब वापस आ रहा हूँ आरएनए के ऊपर, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। किताब में डायग्राम बनी हुई अच्छी सी। आपके पास पहला क्या है? राइबोज शुगर। बता दिया राइबोज शुगर क्या होता है। ऑल दो यहाँ पर ओ एच तो मैंने सिर्फ एक पे लगाया है, बाकी इधर भी ओ एच होता है, इसके पास भी होता है, इसके पास भी होता है। तो आपके यहाँ पर राइबोज शुगर होता है। दूसरा ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रैंड, एक अटैचमेंट होती है, यानी कि सिर्फ आपके पास ये एक चेन होगी, ये नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, ये आपका चार्ज ऑफ पुटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इसके पास चार्ज होता है कि ये जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए दे रहा है इसको अपनी सही जगह पर जाके रख दे। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपकी अपनी अपनी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स ने लगाई होगी। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ने की, वो आपने ही पढ़ना है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी जो भी पढ़ाई है उसको खुद करना है। आपके बिहाफ पे आपके अम्मी अब्बू नहीं पढ़ सकते, आपके बिहाफ पे आपके बहन भाई नहीं पढ़ सकते, ना ही आपके बिहाफ पे वो एग्जाम दे के आएंगे। ये आपका काम है। उसी तरीके से डीएनए का काम नहीं है इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाना, उसके पास इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं, आपके पास नहीं है, आपके पेरेंट्स आपको अफोर्ड करवाते हैं आपके सारे अखराजात खर्चे वगैरह, आप वो सब नहीं करते, लेकिन उस सब के बावजूद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि आज मुझे ये चीज चाहिए, ये स्टेशनरी चाहिए, सब दिलाएंगे। उनके पास वो चीजें हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास नहीं है। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं ना कि आप पढ़ लें खुद से। आपके जिम्मे जो आ रहा है काम, वो आ रहा है कि आपने अपनी एजुकेशन को अपने हाथ में रखना है और अच्छे से पढ़ना है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरी करेंगे, जो डीएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके पेरेंट्स पूरी करेंगे। सिमिलरली डीएनए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? उसके पास रिसोर्सेज हैं, डाटा स्टोर्ड है। वो डाटा किसको जाएगा? आरएनए को। आरएनए का काम क्या है? उस डाटा को जहां पर पहुंचाना है वहां पहुंचा के है। तो यहाँ पर आपका जो आरएनए है ये आपका बेसिकली इंचार्ज है अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जिस जिस सेल को चाहिए उसको जाके दे, ताकि अगर प्रोटीन कहीं के प्रोड्यूस करने तो प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाए। जाहिर है आपके जो सेल्स हैं, लेट सपोज आपको हाथ में कोई अच्छी खासी बड़ी चोट लग गई, बेशक आप क्रिकेट खेल रहे थे और आपको बॉल लग गई, अब आपके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है या इंटरनल डैमेज हो गया कोई टिश्यू, अब उसको रिकवर करने के लिए कौन इंफॉर्मेशन देगा? डीएनए देगा। किसके थ्रू पता चलेगा? आरएनए के थ्रू। आरएनए क्या करेगा? जो सेल वहां पर बन रहे हैं उनको बताएगा कि ये आपके हाथ में चोट लगी थी तो आपके हाथ का सेल है ये। यहाँ पर पैरों वाली हरकतें नहीं करनी है, यहाँ पर पैर एक नया उगा के आ जाए, पता चलेगा आपके हाथ में एक नया पैर उग के आ गया, क्योंकि ऐसा हो तो रहा नहीं है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन जहाँ की है वो आरएनए वहां पहुंचा के आएगा। बहरहाल वापस आ जाएं तो ये आपके स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बताया हुआ है ये 3 पॉइंट्स कि किस तरीके से आरएनए काम कर रहा है। ऑल दो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका फंक्शन में होना चाहिए, लेकिन चलें इसको हमने स्ट्रक्चर में डाल दिया है। फंक्शन पे बात कर रहे हैं। आरएनए का टॉपिक छोटा सा ही है। फंक्शन में क्या है? सबसे पहले तो आपके पास ये प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, इस आरएनए का काम है पैगाम पहुंचाना, जस्ट लाइक अ मैसेंजर। मैसेंजर आप लोगों के दौर में जो एप्लीकेशंस है मोबाइल फोन्स के अंदर उसको आप लोगों को समझ आते, तो एग्जांपल वही मैं दे रहा हूँ।
अदरवाइज मैसेंजर अंग्रेजी का वर्ड है, और जो जितने भी पैगंबर गुजरे हैं उन सबको मैसेंजर ही कहा जाता था। अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे ना लोगों तक, तो वो क्या थे? मैसेंजर थे। तो यहाँ पर आपके पास जिस तरीके से मैसेंजर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे, अब आजकल के दौर में आपको अगर अपना कोई पैगाम किसी को पहुंचाना है तो आप क्या करते हैं? पुराने जमाने की बात करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था? किसी एक इंसान को खत लिख के दे दिया जाता था, वो इंसान उस खत को लेके जाता था जहाँ पे भी दूसरा इंसान रहता है, उसको जाके खत देता था, आपका मैसेज देता था, वो पढ़ के रिप्लाई देता था, आपके पास वापस खत आता था। जब ये टेक्नोलॉजी फोन की नहीं थी, जब मोबाइल फोन आ गए तो क्या हुआ? अब आपके फोन कॉल्स पे मैसेज पहुंचना शुरू हो गए, एसएमएस के थ्रू हो गया, अब आपके इंटरनेट के थ्रू जाता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो अब क्या होता है? आपको मैसेज पहुंचाना है, किसी को भी बात अपनी एक जगह से दूसरी जगह करनी, फौरन से हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स। उसी तरीके से आपके डीएनए को अगर कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो जिस तरह आपको किसी को मैसेज करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। लेट सपोज आपके मोबाइल के अंदर कोई एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, लेट सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम के आपके पास इस तरह की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है? वो मीडियम है। उसी तरीके से आपके डीएनए को कोई मैसेज पहुंचाना है, वो क्या करेगा? व्हाट्सएप करेगा आरएनए को। आरएनए क्या है? व्हाट्सएप वाला काम करेगा, और आरएनए जाके सेल को मैसेज पहुंचा देगा। अब यहाँ पर तो इनके पास मोबाइल फोन है नहीं, तो छोटे छोटे कौन बनाएगा? तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी है ही टोटल डिफरेंट। तो ये टेक्नोलॉजी अल्लाह ने बनाई हुई है, तो हम इसको नहीं बना सकते। बहरहाल वापस आ जाएं, तो यहाँ पर आपको यही बात बताई हुई है कि मैसेंजर की तरह काम करता है, इसका फंक्शन ही वही है। फर्स्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, डीएनए प्रोड्यूस करेगा आरएनए, जो कि आपका कन्वे करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वही सारी बातें, बस अब आपकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन हो रही है। सेकंड पॉइंट आपसे कहा हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन सेंड आपका कर रहा है आरएनए, वो मिल रही है, वो सारी की सारी आरएनए उसको पढ़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब क्या होता है? लेट सपोज आपने अपने दोस्त से कोई एक मुआहदा तय किया, अब वो काम हो गया। लेट सपोज जो भी मुआहदा आपने तय किया, कि लेट सपोज आपने एक मुआहदा तय किया कि हम रास्ते में जाते हुए चिप्स खाएंगे, और आपके दोस्त ने मुआहदा तय कर लिया कि हम ठीक है रास्ते में जाते हुए चिप्स खाएंगे। अब छुट्टी के बाद आपने से उसको क्या कहना है? चल रहे हो? चल रहे हो में वो क्या करेगा? हाँ कर देगा। अब ये मैसेज अगर कोई और सुन लेगा तो उसको तो समझ नहीं आएगा। चल रहे हो का मतलब क्या है? कहीं भी जा सकते हो, आप उसके घर पे जा सकते हैं, वो आपके घर पे आ सकता है, आप किसी और दूसरे शहर जा सकते हैं, दूसरे मुल्क जा सकते हैं। चल रहे हो का मतलब तो बहुत सारा हो सकता है। लेकिन डिकोड क्या किया है? कहाँ चल रहे हो? चिप्स खाने चल रहे हो। तो ये जो आपने डाटा, उस इंफॉर्मेशन को डिकोड किया है, ये कहलाता है डिकोड करना। ये कोड वर्ड्स में जो बात हम करते हैं कि दूसरों को सिर्फ समझ आ जाए, ये ज्यादातर जितने भी आपके फोर्सेस होती हैं उनके अंदर इस तरह की टर्म लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, ताकि अगर कोई आपकी बात सुन भी ले तो उसे पता ना चले। तो बहुत सारी बातें हम भी आपस में ऐसे कर रहे होते हैं इस इदारे में कि दूसरा अगर कोई और भी आया तो उसे समझ ही ना आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। हो सकता है कोई ये सोचते हुए जाए कि ये लोग पागल हो गए, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो जुबान आपस में हम लोगों को इसलिए समझ आती है क्योंकि कोड वर्ड्स में हम बात करते हैं। अगर किसी को वो जबान समझनी है तो उस जुबान को समझने के लिए उसको उन वर्ड्स को डिकोड करना पड़ेगा। मोबाइल में पासवर्ड लगा होता है ना, कोड लगा हुआ होता है। कोड को जब आप पता कर लेंगे तो वो हो जाएगा डी कोड। आपने उसको हटा दिया। अभी पढ़ा है डी ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन निकालना। कोड हटाना, कोड वर्डिंग्स कम करना। तो बहरहाल ये जो आरएनए क्या करता है? उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, डिकोड करता है, फिर जहां पर पहुंचाना है उसको पहुंचाता है, और फिर जो भी आपका इसका काम है उसको सरंजाम देता है। यहाँ पर लिखा है यूज टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स। तो नए प्रोटीन बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको रीड करेगा, डिकोड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। जब ये सब काम आरएनए कर लेता है तो आरएनए आपका क्या करता है? वहां पर जो भी नए प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हो रही है उसका इंचार्ज बन जाता है, उसको गाइड करता है कि आपके हाथ में चोट लगी थी, हाथ के चोट को दुरुस्त करना है, वहां पे नया पैर नहीं उगाना है। आपके कान में दर्द हो रहा है, तो आपके कान में अगर लेट सपोज आपके अक्सर दाने निकल जाते हैं, जो बच्चे कान साफ नहीं करते होंगे,
काफी अरसे से, तो अंदर दाने कान में निकल जाते हैं। अब जब वो आप उसकी सफाई करेंगे या उसमें आपका जो भी मसला है, अब वो कान के अंदर नया कान नहीं बनेगा, पुराने ही कान रहे, नए सेल बन जाएंगे। आप नाखून काटते हैं, नाखून आपके कटने के बाद नए नाखून आ रहे होते हैं, डेड सेल्स उनको हम कह रहे होते हैं, ये भी आपके प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर नया नाखून ही उगना है, यहाँ पर कोई और नई उंगली नहीं निकलनी, ये इन्फॉर्मेशन कौन डिकोड करता है? आरएनए करता है। आरएनए उस वक्त सुपरवाइजर होता है, इंचार्ज होता है वहां का, वो डिसाइड करता है किसने क्या करना है। बहरहाल ये आपका सिंपल सा फंक्शन और स्ट्रक्चर का टॉपिक था आरएनए के हवाले से, और मजीद इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई टॉपिक रहता है। सिर्फ एक छोटा सा आपके पास पैराग्राफ है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करके वाइंड अप कर रहे हैं इस टॉपिक को, के इम्पोर्टेंस क्या है न्यूक्लिक एसिड की। अब तक इतनी सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई, उसमें आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये ना होता तो हो सकता है कि हमें, लेट सपोज, क्रिकेट खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए पेट में चोट लग जाए, बॉल लग जाए, अब पता चले पेट के अंदर नई रीढ़ की हड्डी निकलना शुरू हो गई। जुबान आप खा रहे हैं और जुबान कट जाए, पता चले जुबान की जगह एक दांत निकल गया, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पर जो भी आपका डाटा है वो प्रॉपर होना चाहिए, इस वजह से न्यूक्लिक एसिड, जाहिर है ये सब क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इस वजह से ये सारी इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहरहाल फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड आपके पास यहाँ वही बातें लिखी हुई हैं, मोस्ट वाइटल मटेरियल है फॉर सेल फंक्शनिंग। सेल फंक्शन करेगा ही तब जब उसके पास न्यूक्लिक एसिड होगा, वो डाटा होगा जिससे उसने काम करना है, अमल करना है। आपको अगर मैं ऐसे ही टेस्ट दे दूं और पहले से कुछ अनाउंस ना करूं, जब तक आप याद नहीं करेंगे टेस्ट कैसे देंगे? तो आपके यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंस अपनी रखते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड आपके जेनेटिकल इंफॉर्मेशन यानी जीन्स की स्टोरेज रखते हैं, इनके अंदर आपके जितना भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड है। थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं। थर्ड आपसे कहा हुआ है न्यूक्लिक एसिड आपका वर्क करता है फॉर म्यूटेशन, ताकि आपका सेल बच जाए, और अगर बॉडी के अंदर कोई बीमारी लगनी है तो उससे भी आपकी बचत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी ऐसा देखा हो, एक इंसान है जो बीमार था काफी, और अचानक से वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया, सही हो गया, तो उसके अंदर लाजमन कोई ना कोई सेल बॉडी का म्यूटेशन हुई है, कोई चेंजेस हुई है, जिसकी वजह से उसमें अब ये, पहले बीमार था काफी, अब दुरुस्त हो गया। ऑल्दो इसमें और भी बायोलॉजी बीच में आ जाती है, उसके रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और चीजें, लेकिन बहरहाल आपकी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। पहले इंसान 100 फीट के हुआ करते थे, अब आपके नॉर्मल 5 6 7 फीट इसके दरमियान रहते हैं, एक्सेप्शनल की बात ही नहीं कर रहे। बहरहाल आपके न्यूक्लिक एसिड वर्क करता है फॉर म्यूटेशन। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर बताया हुआ है ट्रांसफर करता है हेरिडिटी करेक्टर। जाहिर है एक इंसान, अगर आप अपने पेरेंट्स को ले लें, तो आपके अंदर आपके पेरेंट्स की खसूसियात पाई जाती होंगी, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी, ऐसी करेक्टरिस्टिक आपके अंदर होगी जो आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी। अब वो डाटा कहाँ से आया? जाहिर है आपकी हेरिडिटी है, आपके पीछे एंसेस्टर से आया हुआ है। हो सकता है आपके अम्मी के पेरेंट्स यानी आपके नाना और नानी, उनके कोई रिजेम्बलेंस आपकी अम्मी में हो, सिमिलरली आपके अब्बू के यानी आपके दादा और दादी, उनकी रिजेम्बलेंस आपके अब्बू में ये रिजेम्बलेंस ये हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस में भी हो सकता है इंसान की पर्सनैलिटी, उसके करेक्टर्स में हो। जाहिर है वो जो रिजेम्बलेंस है वो कहाँ से आ रही है? इसकी वजह से आ रही है। और कार्बन आपका यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, न्यूक्लिक एसिड आपका सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे सर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये याद रखना है नाम, किताब में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इसको अपने पास लिख लें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बहरहाल आपका यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस का टॉपिक छोटा सा था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आज की क्लास में मैंने आपको कोई नई बात नहीं सिखाई है, कोई एक आध पॉइंट नया हो तो हो, अदरवाइज मेनली ये सारा काम मैं आपको प्रीवियस क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद क्या होता है, पहले टॉपिक सीख लें, उसके बाद किताब को एक दफा ट्रांसलेट कर लें, हो सकता है कुछ उसमें से नया निकल आए। बहरहाल यहाँ पर आपका आज टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद आपका एक टॉपिक काफी अच्छा खासा और बड़ा भी है, दैट इज वाइटामिन। वाइटामिन में भी 1 से 2 लेक्चर लगेंगे, तो वाइटामिन इसके बाद है, फिर ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एंजाइम्स थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके किताब के एंड में उसके बारे में बताया हुआ है। तो बहरहाल आपका ये चैप्टर
बिल्कुल अपने इख्तिताम पे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें न्यूक्लिक एसिड के हवाले से।